Hello everyone. I am your mentor Satyajit, and today in this video we will discuss 10 common mistakes that students often make in English section while preparing for exams or in examination hall. So let's get started. English is a key component and अगर आप इन मिस्टेक्स को समझ जाओगे तो आप इस पर काम करोगे और फिर आप जो है एक बहुत बड़ी लीड मिलेगी आपको इंग्लिश के मार्क्स को बढ़ाने में, और ये आपके ओवरऑल मार्क्स को भी इम्पैक्ट कर दी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ वो 10 कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, और उसे अवॉइड करने के लिए उस पिटफॉल्स को, मिस्टेक्स को, वो मैं इम्प्रूव आप कैसे कर सकते हैं अपने स्कोर को, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इन मिस्टेक्स को ब्रेक डाउन पहले करने वाला हूँ। ठीक है, और फिर उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवरीथिंग कि वाई दे हैपन एंड ए प्रैक्टिकल टिप्स टू अवॉइड देम। ओके, तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला मैंने रखा है ग्रामर, दूसरा वोकेबलरी, तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। फर्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में क्या करना होता है कि ग्रामर में सबसे पहला पार्ट होता है, ग्रामर को अगर आपको मास्टर करना है, इसके बेसिक्स को आपको जानना होगा। बेसिक्स मीन्स फंडामेंटल। फंडामेंटल में सबसे पहला चीज़ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स से अगर आपके पास एक फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें कि ब्लैंक है और उसके बाद फिर कोई नाउन वर्ड है। ठीक है, ब्लैंक के बाद एक नाउन वर्ड है, तो इस ब्लैंक में क्या आ सकता है? ऑप्शन में अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें एक नाउन दिया गया है पहला ऑप्शन, दूसरा कोई एडजेक्टिव वर्ड दिया गया है, कोई एडवर्ब दिया गया है तीसरे में, और फिर नाउन या एडजेक्टिव कुछ दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन अगर यहाँ पर दिया गया है ब्लैंक के बाद, तो इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए। तो ये आपको तब पता होगा जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान पाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो नाउन के पहले नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आ सकता है, आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो आप एडवर्ब चूज़ कर लेंगे। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जाना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, टेंस के यूजेस एंड सब्जेक्ट वर्ब के बीच जो रिलेशन होता है उसके करेक्ट यूज को जाना। टेंस के यूजेस मीन्स जैसे कोई सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो आगे भी वो पास्ट में ही चलेगा, उसके फ्लुएंसी को मेंटेन करे रखना है हमें पास्ट में ही, वो जाना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो पहले सेंटेंस पास्ट में चल रहा है और आगे वो आप परफेक्ट प्रेजेंट के परफेक्ट में दिया जा सकता है, जो कि आप कंफ्यूज करेंगे और फिर वो आप सही कर देंगे मिस्टेक से, वो गलती हो सकती है। इसलिए टेंस के यूजेस जानने जरूरी होते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच अगर आप टेंस जानोगे तो ही आपको पता होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या हो सकता है, कि अगर ही होगा तो ही इज होगा। ये तो मैं छोटी बातें बता रहा हूँ। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो रिलेशन होता है वो जानना जरूरी होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। ये मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच या टेंस यूजेज और सब्जेक्ट यूजेज। इसलिए ग्रामर मिस्टेक्स ना हो एग्जाम्स में, उसके लिए आपको पहले से अपने प्रिपरेशन के दौरान पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करना है। ठीक है, टेंस के यूजेस सब्जेक्ट वर्ब पे फोकस करना है, और तीसरा आर्टिकल पर फोकस करना है। आर्टिकल के यूजेस पे, जैसे अगर किसी चीज़ को सेंटेंस में पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, बाद में वो फिर से आ रहा है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए ले या एन ले या द ले, तो आपको पता होना चाहिए कि बाद में अगर इंट्रोड्यूस पहले ही कर दिया गया तो उसके लिए आर्टिकल द होगा। तो इसलिए आर्टिकल, ये 3 चीज़ आपको जानना जरूरी होता है। मतलब ग्रामेटिकल जो भी मिस्टेक्स होते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, तो वो उसे अवॉइड करने के लिए। दूसरा, बाकी तो प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन ये हम लोग पढ़ते ही हैं। तो और इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, रूल्स पढ़ते हैं। तो वो रूल्स तो पूरे ग्रामर को पढ़ने की बात है, लेकिन ये जो मैंने बताया ये 3 ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चों के द्वारा की जाती है। इसलिए इन तीन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाकी रूल्स वगैरह तो पढ़ने ही है ग्रामर को ठीक करने के लिए। अब आते हैं हम लोग वोकेबलरी। इसके लिए आपको अपने वर्ड पावर को एक्सपेंड करना होगा। वर्ड पावर को एक्सपेंड करने के लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जानना जरूरी होगा, क्योंकि अगर कोई भी वर्ड दिया गया है उसके सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं और 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको उसमें 4 ऑप्शंस में अगर ऑप्शंस ए हैं, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होने चाहिए।
ठीक है, वो कौन से इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, कौन से इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसके लिए आपको पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए कि ये वर्ड का मतलब ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, तो ये इसका सिनोनिम्स होगा। इसलिए फोकस सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे ज़्यादा करना है। दूसरा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में क्या गलती हो सकती है कि प्रीपोजिशन में ग्रामेटिकल एरर आता है। जैसे लेट से सिट दे दिया गया, ठीक है, और उसके बाद फिर ब्लैंक दिया गया, या अगर एरर दिया गया जैसे हम लोगों को दिया जाता है ग्रामेटिकल एरर में, तो जैसे कोई भी सेंटेंस चल रहा है वहाँ पर सिट डाउन दिया गया, ठीक है, लेट से सिट डाउन दिया गया, और ऑप्शंस में आपको दे दिया गया सिट ऑफ, ठीक है, और दे दिया गया सिट अप, सिट बैक, सिट इन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिट डाउन यहाँ नहीं आएगा, सिट ऑफ आएगा, या सिट अप, सिट बैक आएगा, या सिट इन आएगा। आपको तब कैसे आप चूज़ कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कि सिट डाउन का मतलब टेक अ सीट होता है, मतलब जगह लेना, कहीं पे बैठना। सिट अप का मतलब जगना होता है, या सिट इन का मतलब अटेंड करना होता है किसी चीज़ को। तो उस जो सेंटेंस दिया गया उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा फ्रेजल वर्ब मतलब आना चाहिए, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, वो पता होना चाहिए। प्रीपोजिशन की बात करें तो उसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मैं ये जो बता दिया, मैं फ्रेजल वर्ब की बात बता दिया। प्रीपोजिशन अगर बोल रहे हैं तो प्रीपोजिशन, अगर कोई प्रीपोजिशन है जैसे अटेंड, एक वर्ड में बताता हूँ, अटेंड, अटेंड के बाद टू आएगा, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आपको ये पता होना चाहिए कि अटेंड के बाद टू ही आएगा। अगर जूनियर है, सीनियर है, तो इस वर्ड के बाद टू ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या अग्री कर रहे हैं, अग्री के साथ टू भी आ सकता है, विथ भी आ सकता है। टू कब आएगा, विथ कब आएगा, जब हम थिंग्स के साथ अग्री कर रहे हैं तो टू आएगा, पर्सन के साथ अग्री कर रहे हैं तो विथ आएगा, ये पता होना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए प्रीपोजिशन के रूल्स तो बहुत सारे होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको याद करना होता है। अगर आप उससे याद कर लेंगे तो PYQ अगर आप देखेंगे तो उसमें 80% क्वेश्चन सिर्फ फिक्स्ड प्रीपोजिशन को याद करने से ही आपके हो जाएंगे, ठीक है। 20% के लिए आपको जानना होगा कि ऑन का अलग अलग यूज क्या हो सकता है, या अप का अलग अलग क्या यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए प्रीपोजिशन पे फोकस करना है। दूसरा एडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर सिट डाउन, सिट अप, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि सिट डाउन का क्या मतलब है, सिट ऑफ का क्या मतलब है, तो ही आप उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेजल वर्ब सही कर पाएंगे। इसलिए फ्रेजल वर्ब पे फोकस करना है। तीसरा एडियम्स याद करना है। एडियम्स याद करोगे तभी आपको जो है सेंटेंस में कहीं कहीं कुछ ऐसे एडियम्स का यूज़ किया जाता है जिसका मीनिंग कुछ अलग होता है, बहुत बड़ी वो मतलब जो पैसेज दिया जाता है उसमें भी यूज़ किया जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को आप नहीं समझ पाएंगे तो सही इडियम्स आप चूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे इडियम्स को याद करना है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होता है, अगर मैं उसे भी ऐड कर दूँ तो फिर वोकेबलरी तो पूरा ही रटना हो जाएगा। कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जैसे मैनिया वाले होते हैं, लॉजी वाले होते हैं, तो उन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर आप सही तरीके से याद करेंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह खुद ही बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए फोकस इन 3 चीज़ों पे करना है। कौन कौन से चीज़ों पे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन पे, और एडियम्स और फ्रेजल वर्ब पे, ठीक है। ये जो मैंने ग्रामेटिकल बात बताई और वोकेबलरी, ये आपको एग्जामिनेशन के दौरान नहीं, ये आपको प्रिपरेशन के दौरान ध्यान में रखना है, इन चीज़ों पे फोकस करना है। अब जो मैं बताने वाला हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये प्रिपरेशन के भी टाइम आपको ध्यान रखना है, इस पर फोकस करना है इन चीज़ों पे, और एग्जामिनेशन के भी दौरान। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना होता है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, मतलब अगर पैसेज दिया गया, स्पेशली मैं मेंस की अगर बात करूं जो CHSL या सीजल वगैरह में दिया जाता है, या अगर क्लोज टेस्ट भी दिया जाता है, तो क्लोज टेस्ट में तो आइडिया को आपको सिर्फ समझना होता है, थीम क्या है, तो उस पर बेस्ड आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर पैसेज दिया जाए तो उसमें मेन आइडिया को समझना ज़रूरी होता है, और ऑथर्स के टोन को। मेन आइडिया के कहने का क्या मतलब जो पैसेज दिया गया वो किस चीज़ के बारे में, वो उसका थीम क्या है, तो उसके थीम को समझना ज़रूरी होता है, वो किस चीज़ के बारे में है। अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई पैसेज है तो इंडस्ट्रियल मतलब जो बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में है, उससे हम लोगों को क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में है, या कैसे वो हार्मफुल है, या इंडस्ट्री कैसे बढ़ सकता है, मतलब उसका थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है उस चीज़
का थीम तो हुआ इंडस्ट्री के बारे में, उसका मेन आइडिया क्या है, उस चीज़ में किस चीज़ को डिस्कस किया गया है। ऑथर्स टोन की बात करें तो ऑथर उस चीज़ में जो भी पैसेज दिया गया उस चीज़ में ऑथर का टोन कैसा है, वो जो पैसेज लिखा है ऑथर ने वो उसमें क्या बताना चाह रहा है, उसमें किसी चीज़ के बारे में वो बुराई कर रहा है, ठीक है, तो वो क्रिटिकल उसका टोन होगा। अगर किसी चीज़ को एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है, वो एनालिसिस कर रहे हैं ऑथर, तो एनालिटिकल होगा। किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव होगा। ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, पैसिमिस्टिक हो सकता है। अगर सीरियस किसी बातों को कर रहे हैं तो सीरियस हो सकता है, ठीक है, एंग्री हो सकता है, एम्पैथेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा, तो वो आपको समझना होगा। दूसरा है की इन्फॉर्मेशन। की इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? की इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उनमें से मेन चीज़ों को आपको चूज़ करना है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो चीज़ों को, ठीक है, तो की इन्फॉर्मेशन में आपको ये देखना होता है कि की इन्फॉर्मेशन में आपको क्या चीज़ दिया गया है, उसमें पैसेज में इन्फॉर्मेशन मेन चीज़ क्या है उसमें, उस पर फोकस करना, वो की इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन टाइप, एक आता है क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप क्या, जब आप पैसेज को पढ़ लिए, या तो बहुत लोगों का पढ़ने का तरीका होता है पूरा पढ़ना पैसेज को एक बार में, कुछ लोगों का होता है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना फिर पैसेज को पढ़ना। तीसरा तरीका हो सकता है कि पैसेज को ऊपर ऊपर से ऐसे देख लेना, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा की इन्फॉर्मेशन को देखना, तो लोग ऊपर ऊपर से की इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। पर ऐसा करने से होता क्या है कि आपको बार बार देखना होगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर आप की इन्फॉर्मेशन को खोजना है कि ऐसा की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर दिया गया है जो पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको जो पैसेज को पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए फोकस्ड होके। दूसरा, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन का टाइप जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस चीज़ को आपको जानना जरूरी होता है। क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है, और 4 ऑप्शंस में से 2-3 ऑप्शंस वैसे सेट किए जाते हैं जो एक दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता होता है। तो आप जब तक क्वेश्चन के टाइप को नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो आप गलत आंसर ही टिक आउट करेंगे। इसलिए क्वेश्चन को अगर समझ नहीं आए तो 2 बार पढ़ना चाहिए, और फिर उसके टाइप को समझ के क्या पूछा जा रहा है फिर आंसर को टिक करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आए तो जो मेन आइडिया जब आप पढ़ रहे हैं, मतलब पैसेज को पढ़ रहे हैं, वो फोकस्ड अगर आप करके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के टाइप को आपको समझना ज़्यादा आसान होगा। इसलिए फोकस्ड ज़्यादा किस चीज़ पे रहना है, जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं उसके मेन आइडिया को देखना, और ऑथर्स का टोन क्या है, वही आपका पूरा काम कर देगा पैसेज को सही करने में, उसे सही आंसर बनाने में। चौथा क्या होता है, लैक ऑफ कोहेजन एंड कोहेरेंस, मतलब कोहेजन और कोहेरेंस की कमी है लोगों के बीच में। कोहेजन क्या है? कोहेजन है मतलब जो भी आइडियाज़ को डिस्कस किया गया है पैसेज में, उसके कनेक्शन को नहीं समझ पाना, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उसके कनेक्शन को आप नहीं समझ पा रहे हैं। कोहेरेंस है मतलब उसके क्लैरिटी को, क्या क्लियर करना चाह रहा है, उसके लॉजिकल फ्लो को आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन अगर कुछ दिया गया है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या है कि जो बात क्वेश्चन में पूछा गया है और उससे रिलेटेड आंसर जो है, तो उसके लॉजिक को आप समझ पाएंगे। उसके लिए आपको आइडिया को समझना जरूरी होता है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को उसके सही आंसर से। इसलिए लॉजिकल फ्लो को समझना होता है, इसलिए आपको फोकस करना चाहिए कोहेजन कोहेरेंस पे, उसकी जो है कमी ना हो आपने, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किया। ये 3 पॉइंट्स ग्रामर के, 3 पॉइंट्स वोकेबलरी के, और 4 पॉइंट्स रीडिंग कम्प्रीहेंशन के ये 10 टोटल पॉइंट है जिसे मैंने समराइज कर दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करना है, टेंस के यूजेज एंड सब्जेक्ट वर्ब के बीच रिलेशन के यूजेस पे फोकस करना है, आर्टिकल पे फोकस करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे फोकस करना है, प्रीपोजिशन पे फोकस करना है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब पे फोकस करना है। ये जो 6 पॉइंट है ये आपको प्रिपरेशन के दौरान फोकस करना है, और ये जो 7 से 10 जो है ये आपको प्रिपरेशन के भी टाइम और एग्जामिनेशन के भी टाइम, दोनों ही टाइम फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम अगर आपका फोकस ज़्यादा होगा इन चीज़ों पे, तो एग्ज़ाम के भी टाइम आपका फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है। तीसरा एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम आपको मॉक स्टार्टिंग से ही देना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स भी हो या आप रिपीटर्स हो, आपको मॉक्स ज़रूर अटेम्प्ट करने चाहिए। एटलीस्ट एक सेक्शनल मॉक मैं रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश के, मैथ्स के, हर एक सब्जेक्ट के मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 1 सेक्शनल मॉक आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए नहीं कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, इस चीज़ के लिए
ताकि आपके मिस्टेक्स कहाँ हो रहे हैं उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर पाए और फिर आप जो है उस पर काम कर पाए। मैंने ये जो मिस्टेक्स बताए वो आप आइडेंटिफाई कब कर पाएंगे, जब आप मॉक्स देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो फिर आप इन चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे और फिर उसे अवॉइड कर पाएंगे। इसलिए मॉक देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एक मेरे एंड से एक सजेशन है कि डिस्करेज नहीं होना है अगर मार्क्स वगैरह कम आ रहा है तो, ठीक है। डोंट बी डिस्करेज, दिस इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। ये लर्निंग प्रोसेस है, सीखने के प्रोसेस है, गलतियाँ सबसे होती हैं, इसलिए सीखना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है और फोकस करना है इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। So thanks for watching this video, and if you like this video, do subscribe the channel and also share with your peers, friends and in your study groups. Thanks, मिलते हैं next video में।